ऐसे में अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बन जाता है तो वो सीधे तौर पर रूस से दुश्मनी मोल लेगा, क्योंकि फिनलैंड के साथ रूस का 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और अगर वो नेटो से जुड़ गया तो रूस बुरी तरह घिर जाएगा। क्योंकि अगर एक बार फिनलैंड नेटो का सदस्य बना तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 30 देशों की फौजें फिनलैंड में तैनात हो सकेंगी, जो रूस को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। और यूक्रेन से जंग की वजह भी यही है, यानी रूस कभी नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी देश नेटो में शामिल हों। हालांकि उसके पड़ोस में नॉर्वे और पोलैंड समेत कुछ देश पहले ही नेटो में शामिल हो चुके हैं। उधर यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंकों के जिस तरह परखचे उड़ाए हुए हैं, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि जो टैंक एक सदी से भी ज्यादा वक्त से जंग के मैदान में बेहद अहम हथियार के तौर पर जमे हुए हैं, क्या वो टैंक ही आज के दौर में बेकार हो गए हैं? पहले विश्व युद्ध में इजाद होने के बाद जो टैंक जंग में जीत और हार तय करते आए हैं, क्या यूक्रेन की जंग उनकी आखिरी जंग होगी? ये वो सवाल हैं जिनके बारे में यूक्रेन की जंग ने रक्षा विशेषज्ञों और हथियार बनाने वाली दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में टैंकों की खूब बलि चढ़ रही है। रूस के टैंक जमकर यूक्रेन का निशाना बन रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आज के आधुनिक वक्त में जब जंग लड़ने के तरीके बदल गए हैं, जब एक से बढ़कर एक हथियार आ गए हैं, तो टैंक अब शायद गुजरे जमाने की बात हो जाए। ये रूस के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि टैंकों की क्वांटिटी और क्वालिटी के मामले में रूस का कोई मुकाबला ही नहीं। माना जाता है कि रूस के टैंक दुनिया के बेस्ट टैंक तो हैं ही, उसके पास दुनिया में टैंकों का सबसे बड़ा बेड़ा है। रूस के पास करीब 12,500 टैंक हैं। इतने टैंक किसी देश के पास नहीं, अमेरिका के पास भी नहीं। और रूस अपने टैंकों के बूते ही यूक्रेन को रौंदने की कोशिश में लगा है। उसने अपने टैंक पूरी ताकत के साथ यूक्रेन में झोंके हुए हैं, लेकिन यूक्रेन ने उन पर एंटी टैंक मिसाइलें और ड्रोन चला चलाकर उनके चिथड़े उड़ाए हुए हैं। बल्कि कहा जा रहा है कि इतिहास में जब यूक्रेन का युद्ध दर्ज होगा तो सबसे ज्यादा एंटी टैंक हथियारों के इस्तेमाल में उसका नाम टॉप पर होगा। और इन एंटी टैंक हथियारों में एक है जैवलिन मिसाइल, जो कि यूक्रेन की बहुत बड़ी रक्षक मानी जा रही है। अमेरिका का कहना है कि वो यूक्रेन को अब तक 7,000 से ज्यादा जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें दे चुका है, जो कि यूक्रेन को मिली बहुत बड़ी मदद है। उसकी दी हुई जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की बदौलत ही यूक्रेन ने पिछले महीने अपनी राजधानी कीव और अपने उत्तरी इलाके में रूस की सेना के लंबे चौड़े काफिले को धूल चटाई थी। इसका नतीजा यह हुआ था कि रूस को वहां से बैरंग लौटना पड़ा था। यानी अमेरिका की दी हुई जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन में बहुत बड़ी गेम चेंजर बनकर उभरी। जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल ऐसी मिसाइल है जो आसमान में करीब 500 फीट की ऊंचाई तक उड़कर ठीक अपने टारगेट के ऊपर पहुंच जाती है और फिर वहां से एकदम स्पीड में नीचे आकर बिजली की तरह टैंक के बिल्कुल ऊपर फट पड़ती है। इसी वजह से वो टैंकों का काल साबित होती है, क्योंकि टैंकों की छत ही सबसे कमजोर होती है। उनका कवच छत पर ही सबसे पतला होता है। एंटी टैंक मिसाइल प्रोटेक्शन और सुरक्षा के बाकी इंतजाम उनकी साइड में होते हैं। जेवलिन जैसी एंटी टैंक हथियार जो है वो टैंकों की इस कमजोर कड़ी का ही फायदा उठाते हैं और उनकी छत पर वार करके उन्हें चीर कर रख देते हैं। इतना ही नहीं, मिसाइलों के अलावा यूक्रेन को अमेरिका से मिला एंटी टैंक स्विच ब्लेड ड्रोन भी रूस के टैंकों का शिकार कर रहा है। अमेरिका अब तक छोटे बड़े 700 स्विच ब्लेड ड्रोन यूक्रेन को दे चुका है। एडवांस्ड और बेहद सटीक एंटी टैंक हथियारों की एंट्री ने टैंकों के लिए जंग में अपना दम दिखाना ही मुश्किल कर दिया है और रूस के ताकतवर टैंक भी यूक्रेन के मैदान में ढेर हो रहे हैं। नहीं तो यूक्रेन की जो सेना रूस के आगे कहीं नहीं ठहरती, वो कैसे 2 महीने बाद भी रूस से लड़ रही है। यूक्रेन और रूस की सेना की ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं, न हथियारों के मामले में, न सैनिकों की संख्या के मामले में और न तकनीक के मामले में। लेकिन फिर भी यूक्रेन जैसे छोटे देश ने रूस की सेना की कमर तोड़कर रखी हुई है, सिर्फ अपने एंटी टैंक हथियारों के बूते। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर टैंकों को जंग में जिंदा रखना है तो उनके लिए ऐसा कवच बनाना होगा जिन्हें एंटी टैंक हथियार भेद ही ना पाए। लेकिन इतना तगड़ा सुरक्षा कवच देने के चक्कर में टैंक इतने ज्यादा भारी हो जाएंगे कि लंबी दूरी तय करना उनके लिए मुमकिन ही नहीं होगा। और फिर अब टैंक भी तकनीक के इतने भरोसे हैं कि जंग के मैदान में उन्हें रिपेयर करना भी मुश्किल होता है। इसी वजह से अब कई देश अपने टैंकों के बेड़े को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की खबर है कि पुतिन बहुत जल्द यूक्रेन पर सीधे सीधे जंग छेड़ने का ऐलान कर सकते हैं और हो सकता है कि 9 मई को इसका ऐलान हो भी जाए। वैसे तो अब भी यूक्रेन में जंग ही छिड़ी है, लेकिन रूस इसे जंग नहीं कहता। 24 फरवरी को जब पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन में घुसने का ऑर्डर दिया था तो उसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बताया था।
जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की सरकार को उखाड़ फेंकना कहा गया था। लेकिन अमेरिका के CNN चैनल ने पश्चिमी देशों के कुछ सीनियर अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि अब पुतिन औपचारिक रूप से यूक्रेन से युद्ध छेड़ सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि रूस अपनी रिजर्व फोर्स को भी पूरी तरह यूक्रेन में उतार सकेगा, और अगर ऐसा हुआ तो तबाही के सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ये खबर इस बात का इशारा है कि अब पुतिन यूक्रेन में आर या पार के मूड में है। वो वहां और वक्त जाया नहीं करना चाहते, इसलिए वो यूक्रेन में अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की लाइन से हटकर एकदम सीधी जंग की तैयारी में जुट गए हैं। पिछले हफ्ते ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने भी एक इंटरव्यू में यही दावा किया था। माना जा रहा है कि 9 मई वो तारीख हो सकती है जिस दिन पुतिन यूक्रेन से जंग का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इसी वजह से 9 मई की तारीख अब बहुत बड़ा सस्पेंस बन गई है, क्योंकि 9 मई को लेकर ही CNN के दावे से बिल्कुल उलट दावा भी हुआ है, जिसे किया है रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस ने। उनका कहना है कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि पुतिन 9 मई को यूक्रेन की जंग खत्म कर सकते हैं। मतलब 9 मई को लेकर दो बिल्कुल अलग दावे। असल में कुछ वक्त पहले ही पोप फ्रांसिस हंगरी के प्रधानमंत्री से मिले थे और इटली के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपनी उसी मुलाकात का जिक्र छेड़ते हुए बताया कि हंगरी के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि रूस का प्लान 9 मई को यूक्रेन की जंग खत्म करने का है। 9 मई को रूस में विक्ट्री डे होता है। इस दिन वो दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर अपनी जीत का धूमधाम से जश्न मनाता है और परेड निकालता है। ये वो तारीख है जिसको लेकर पूरी दुनिया में अलग अलग थ्योरी चल रही है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो कोई कह रहा है कि सब कुछ थमने वाला है। मतलब जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है या उनका 9 मई वाला प्लान क्या है, इसकी भनक किसी को भी नहीं है। इतना ही नहीं, अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की तो यह भी खबर है कि रूस यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क इलाकों को मई के दूसरे हफ्ते के आसपास हड़पने की कोशिश कर सकता है। उधर रूस के एक राजनीतिक विश्लेषक और पुतिन के करीबी ने बड़ा दावा किया कि 2012 में अमेरिका ने पुतिन के खात्मे की तैयारी कर ली थी, यानी तब जब अमेरिका में बराक ओबामा की सरकार थी और बाइडेन उस सरकार में उपराष्ट्रपति थे। और दावे के मुताबिक उसी वक्त रूस की तबाही के लिए एक प्लान बनाना शुरू कर दिया गया था। पुतिन के करीबी राजनीतिक विश्लेषक दिमित्री कुलिकोव के मुताबिक उस वक्त की अमेरिकी सरकार किसी भी हाल में पुतिन को खत्म कर देना चाहती थी। Было принято в 2012 году той же группой, которой принадлежит нынешний Джо Байден। पुतिन के करीबी ने इसके पीछे की वजह भी बताई। दिमित्री के मुताबिक उस वक्त पुतिन से कहा गया कि उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, जिसे पुतिन ने सिरे से नकार दिया। कहा गया कि इसी बात से नाराज होकर अमेरिका ने पुतिन को खत्म करने का प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। दिमित्री कुलिकोव के दावे के मुताबिक अमेरिका 2016 तक अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पाया और वहां सरकार बदल गई। 2016 में वहां ट्रंप की सरकार बनी और दिमित्री ने दावा किया कि ट्रंप की वजह से ही 4 साल तक रूस सुरक्षित रहा, यानी ट्रंप ने 4 साल तक पुतिन को उनके खात्मे के प्लान से बचाए रखा। वहीं रूस के तेल और गैस पर यूरोप में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। खबर है कि यूरोपियन यूनियन अब कुछ अफ्रीकी देशों से तेल और गैस की सप्लाई की आस लगा रहे हैं ताकि रूस पर निर्भरता को कम किया जा सके। यूरोपियन यूनियन के कुछ दस्तावेजों के आधार पर इससे जुड़ी कुछ खबरें पश्चिमी मीडिया ने छापी हैं। दावा किया जा रहा है कि अंगोला, नाइजीरिया और सेनेगल पर यूरोप की उम्मीदें टिकी हैं। हालांकि इन देशों के पास गैस और तेल का रूस जितना बड़ा भंडार नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये यूरोप की रूस पर निर्भरता काफी हद तक कम कर सकते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि वो चाहकर भी रूस के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रहा। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि यूरोपियन यूनियन रूस से तेल और गैस के इंपोर्ट पर बैन लगा सकती है। लेकिन यह प्रस्ताव सामने आने से पहले ही यूरोप के कई देशों ने इस पर सवाल उठा दिए। यहां तक कि अलग अलग देशों ने अलग अलग डेडलाइन भी सुनानी शुरू कर दी, क्योंकि प्रस्ताव 2023 से पहले रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट पूरी तरह बंद करने का था। लेकिन इटली और स्लोवाकिया ने ऐतराज जता दिया। खबर है कि स्लोवाकिया ने इस तरह के कानून से छूट मांगी है। मतलब ये कि स्लोवाकिया ये चाहता ही नहीं कि रूस के तेल और गैस के इंपोर्ट पर कोई बैन लगे, इसीलिए वो अभी से यूरोपियन यूनियन के इस प्रस्ताव पर छूट मांगने के लिए खड़ा हो गया। जबकि इटली ने इस प्रस्ताव की डेडलाइन पर सवाल उठा दिया। प्रस्ताव 2023 शुरू होने से पहले इंपोर्ट बंद करने का है, लेकिन इटली का दावा बिल्कुल अलग है। इटली चाहता है कि 2024 की जुलाई से पहले तक का वक्त दिया जाए, मतलब कम से कम 2 साल का वक्त दिया जाए। जिसके बाद रूस के सामने यूरोप की मजबूरी की पोल भी एक बार फिर खुल गई। अब तक यूरोपियन यूनियन रूस से इंपोर्ट पूरी तरह बंद करने का दावा करती रही है।
और अलग अलग तरह के प्रतिबंध भी यूरोपियन यूनियन की तरफ से ही लगाए जाते रहे हैं। लेकिन इस बार ये साफ हो गया कि यूरोप के देश ही रूस पर सख्ती करना नहीं चाहते। नेचुरल गैस यूरोप के कई देशों की जान है, जिसकी डोर है रूस के हाथ। कहा जा रहा है कि पाबंदियों और सख्तियों के बावजूद कुछ देश चोरी छिपे इसके लिए पुतिन से हाथ मिलाने से भी बाज नहीं आ रहे। मतलब ये कि यूक्रेन की जंग में ऐसे कई देश हैं जो यूरोपियन यूनियन की बजाय पुतिन के साथ दिख रहे हैं। गैस और तेल पहले से यूरोप की कमजोरी है। यूरोप तक पहुंचने वाली नेचुरल गैस का 45% हिस्सा रूस से आता है। यही वजह है कि पुतिन की शर्तों के सामने यूरोप के कई देश पहले ही सरेंडर कर चुके हैं और अब इंपोर्ट पर बैन लगाने वाले प्रस्ताव का भी विरोध शुरू हो गया। वहीं यूक्रेन के छोटे से शहर खुर्स्त में ज़ेलेंस्की के खिलाफ कुछ महिलाओं के विरोध की खबर सामने आई। ये शहर यूक्रेन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मौजूद है, जहां विरोध की आग सुलगने की जानकारी मिली। खबर है कि वहां की महिलाएं ज़ेलेंस्की से नाराज हैं। वो इसलिए क्योंकि उन महिलाओं का आरोप है कि उनके पतियों को जबरदस्ती जंग में लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। महिलाओं ने यूक्रेन की फौज पर यह भी आरोप लगाया कि युद्ध के मैदान में उतारे जा रहे इन लोगों को हथियार भी नहीं दिए जा रहे और न ही उन्हें दुश्मन से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे उन लोगों की जिंदगी खतरे में है। बताया गया कि इसी के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया और कुछ इमारतों की खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए। हालांकि यूक्रेन की सेना की तरफ से इस पर सफाई भी दी गई और इसे महज अफवाह करार दिया गया। यूक्रेन के मुताबिक ये रूस की नई चाल है ताकि लोग ज़ेलेंस्की के खिलाफ सिर उठाना शुरू कर दें। उधर जंग के बीच रूस ने दावा किया कि अमेरिका 2005 से ही यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने में जुटा है और वो इस पर अब तक भारी भरकम रकम खर्च भी कर चुका है। इसके साथ ही आरोप है कि यूक्रेन में जैविक हथियारों की कई लैब मौजूद हैं, जिन्हें अमेरिका की मदद से वहां के अलग अलग शहरों में बनवाया गया। यही नहीं, रूस का यह भी दावा है कि 2005 से ही अमेरिका ने इन जैविक हथियारों की लैब पर $224 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 1700 करोड़ खर्च किए हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच कई बार ये खबरें सामने आई कि अमेरिका ने वहां जैविक हथियारों की कई लैब तैयार की है, जिसके सबूत भी होने का दावा रूस ने किया। अब अमेरिका पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसका ये खेल 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से चल रहा है। यानी रूस का सीधा आरोप है कि अमेरिका पिछले कई साल से यूक्रेन में जैविक हथियार बना रहा था। जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन एक ऐसा हथियार है जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकता है। मतलब ये कि इससे बैक्टीरिया और वायरस का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों में इन्फेक्शन फैलाने के लिए किया जा सकता है, ताकि कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मच सके। इस बीच खबर आई कि पुतिन ने जंग के खात्मे का सबसे खतरनाक प्लान बनाया है। 9 मई को रूस विक्ट्री डे मनाता है, जिससे जोड़कर कभी खबर उड़ी कि पुतिन न्यूक्लियर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कभी अटकलें लगी कि पुतिन कई और देशों पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। ब्रिटेन ने तो इन अफवाहों पर विश्वास करके तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे विक्ट्री डे यानी कि 9 मई की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पुतिन के कुछ खतरनाक प्लान पता चल रहे हैं। खबर है कि इस बार पुतिन की प्लानिंग ऐसी होगी जैसी किसी ने सपने में भी न सोची हो। द ओडेसा जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पुतिन डेड एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये कि पुतिन के दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है वो किसी की सोच से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। द ओडेसा जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में यूक्रेन की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ किरिलो बुदानोव का इंटरव्यू छापा, जिसमें उन्होंने बताया कि पुतिन यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांटना चाहते हैं और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो तावरिया प्रांत को फिर से बसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोवियत संघ के टूटने से पहले यह प्रांत उसका हिस्सा था, जिसमें क्राइमिया, खेरसॉन और डोनेस्क के कुछ हिस्से शामिल थे। यानी कि पुतिन एक अलग देश बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी की है। मतलब ये कि पुतिन के दिमाग में प्लान ए और प्लान बी दोनों हैं, जिन्हें कामयाब करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। यूक्रेन की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने पुतिन के प्लान तो बताए, लेकिन ये दावा करना नहीं भूले कि समय के साथ रूस का हौसला पस्त हो रहा है, क्योंकि 60 दिन से ज्यादा समय से यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस के सैनिक थक चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने ये दावा भी किया कि युद्ध से पहले पुतिन को उनके जिन आर्मी अफसरों पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्होंने उन्हें सबसे ज्यादा निराश किया। यूक्रेन की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने अपने इंटरव्यू में ये तक बोल दिया कि पुतिन अपनी हार कबूल नहीं कर सकते, जबकि यूक्रेन से जंग जीतने की उनकी 24 अप्रैल की डेडलाइन कब की बीत चुकी है, जिसके बाद एक नई तारीख यानी कि 9 मई की बात होने लगी। ये तो सच है कि हाथी जैसे रूस की नाक में चींटी जैसे यूक्रेन ने दम कर रखा है, जिसकी वजह से अब तक जंग का नतीजा नहीं निकला।
यूक्रेन तबाह हो गया लेकिन झुका नहीं। और कहा जा रहा है कि इसी बात से पुतिन की जिद बढ़ गई। डॉनबास में जीत के लिए तो उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि उनकी ये जिद उन पर भारी पड़ रही है, क्योंकि अब पुतिन के सैनिक ही नहीं सेनापति भी थकने लगे हैं। किरिलो बुदानोव ने तो अपने इंटरव्यू में यह तक बोल दिया कि पुतिन वॉर क्रिमिनल है और इस युद्ध में उनका अंत होगा, क्योंकि वो खुद एक डेड एंड पर आ गए हैं जहां से उनका जिंदा लौटना मुश्किल है। यूक्रेन के जासूसों के चीफ कहे जाने वाले बुदानोव ने भले ही इस इंटरव्यू में यूक्रेन के रूस पर भारी पड़ने का दावा किया, लेकिन वो ये भूल गए कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। मतलब ये कि रूस कितना भी कमजोर हो जाए, यूक्रेन से ताकतवर ही रहेगा, क्योंकि यूक्रेन की बड़ी बड़ी बातों के बीच रूस लगातार अपनी युद्ध की रणनीति में बदलाव कर रहा है। बुदानोव ने अपने इंटरव्यू में खुद ये बात मानी कि रूस 9 मई से पहले जीत हासिल करने के लिए डेंजरस प्लानिंग कर रहा है।